pendulum is at rest on a frictionless horizontal surface, and a pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart. अच्छा, यहाँ से पेंडुलम हैंग कर रहा है ना सर? Yes, sir. और ये कहाँ पे रखी है? Frictionless surface, sir. तो फ्रिक्शनलेस सरफेस बताने का इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, पेंडुलम को छोड़ दिया, टूट गया, क्या हुआ पेंडुलम का? अच्छा, स्लॉट पे गिर गया जाके। स्लॉट कहाँ पे मुझे बताओ? बीच में, बिल्कुल मिड में। अच्छा, और ये पेंडुलम कहाँ पे था? Pendulum को लेवल और पेंडुलम थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे स्लॉट हो गया है ना, और यहाँ मतलब ये नीचे गिर सकता है, और यहाँ पे पेंडुलम हैंग करना था, और ये पेंडुलम टूट के गिरा और ऐसे ऐसे स्लॉट से होता हुआ फिर नीचे गिर गया, है ना? कितनी डिस्टेंस है पेंडुलम और स्लॉट के बीच में? मतलब ये डिस्टेंस जो आपकी, दिस डिस्टेंस इज एल। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, बोले तो आंसर आ जाना चाहिए अपने भाई आप लोगों का। यार ये क्वेश्चन वही हो गया है ना कि एक प्लैंक पे एक बंदा वॉक कर रहा है, जो कल आपको लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन कराया था ना कि जब प्लैंक पे कोई बंदा वॉक करता है तो क्या होता है? वो बंदा आगे जाता है और प्लैंक और सेंटर ऑफ मास वही रहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? एंड बिल्कुल सही आपका आंसर। फॉर्मूला क्या होता था? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। ठीक है, तो क्या होगा यार ये बताओ? जब ये पेंडुलम यहाँ पे गिरेगा और ऐसे ऐसे गिर जाएगा नीचे, तो कार्ड को कहाँ आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? कार्ड को सबको समझ आ रहा है ना, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं है, सेंटर मास को वहीं रहना है। पेंडुलम के आगे जाने से सेंटर मास आगे चला जाएगा, कार्ड को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कहाँ पे आके? पीछे आके। बोलता है कि यार इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि कल मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। क्या आएगा आंसर? ml by m प्लस, मुझे पहला क्वेश्चन हो गया। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो क्या लिखोगे फिर? कि ये यहाँ पे गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे इसमें जाके गिरेगा, और जब ये इसमें गिरेगा तो ये कितना पीछे चला जाएगा? और ये चला जाएगा पीछे, और ये कितना आगे जाएगा? l। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ये होगा l माइनस एक्स डेल्टा। इसको मैं m1 बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सेकंड पेंड, व्हाट अबाउट कार्ड? कार्ड किधर गई है? पीछे माइनस एक्स, और इसके मास को मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या फॉर्मूला क्या होता है? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको जितने चारों क्वेश्चन दिए ना, इसी पे बेस्ड है। अब आप बहुत जल्दी से मुझे बाकी क्वेश्चंस के आंसर निकाल के दिखाइए। हेमिस्फीयर का मास गिवन बताइए आप लोग। कैपिटल, और किस पे रखा है? ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, मास इज कैपिटल। रेडियस कितनी इसकी? टॉप एक मास रखा हुआ है, कितना? हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये स्लाइड करेगा, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? block is released from the convex surface सिंधे आपका आंसर सही बेटा। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप on the convex surface of a hemispherical wedge as shown in figure. Determine the displacement of the wedge when the block reaches the angular position. कितने एंगल पे आ गया था ये? थीटा। ये थीटा एंगल पे आ चुका है। ये एंगल थीटा में है, Yes, sir. और ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ तो आ नहीं पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा? तो क्योंकि वेज क्या होगी? तो यार वेज को तो पीछे आना पड़ेगा ना, ऐसे। तो कहाँ पहुँचेगा? कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा। और वेज कितना भी चलेगी बताइए? ठीक है, कल आपको इंक्लाइन वाला क्वेश्चन कराया था, जो ब्लॉक इंक्लाइन पे ऐसे आ गया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या चेक करना होता है? आपको सिर्फ एक्स में मतलब होता है ना। तो आपको याद होगा कि वेज पे एक ब्लॉक रखा था, है ना, और जब ब्लॉक नीचे आया था तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि ये वाली डिस्टेंस हमें मतलब होता है। ये कितना था? L cos थीटा था, याद है आपको? सर इसकी इक्वेशन m r अब डायरेक्टली आंसर बोलो यार आप लोग। अब आप सॉरी sin theta upon m plus n।
आपको क्वेश्चन देख के सीधे आंसर दे देना है। एम आर साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम। कैसे भाई? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सॉल्व नहीं करना है भाई। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, सारे बच्चे बताएं। r minus r cos थीटा। नहीं, ये कितनी है? r sin थीटा। ये हो गया r sin थीटा। समझ में आ रहा है? सारे बच्चे देखें बोर्ड पे कि अगर ये यहां से यहां गया है ना, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला ये, और वेज x पीछे, तो ये हॉरिजॉन्टल कितना चला, r sin थीटा माइनस x। ठीक है, तो डेल्टा r1 कितना हो जाएगा सारे बच्चों को बताइए। जो यहाँ पे डेल्टा r1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, r sin थीटा माइनस x, और जो यहाँ पे डेल्टा r2 की वैल्यू होगी माइनस x। समझ गए? अब तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला मैंने निकाला था? तो वो प्लैंक और मैन वाला जो फॉर्मूला था वो हर जगह पे लिखा मैंने। क्या फॉर्मूला था? ml अपॉन m प्लस n। ये जो फॉर्मूला था उसमें l क्या होता था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन ओवर प्लैंक, ये तो होता था। तो अब जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या? ml अपॉन m प्लस n, और l क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हो, बोट हो, कोई प्लैंक हो, कुछ भी हो, तो ये कितना गया बताओ आगे। तो ये जितना आगे जाएगा ना वो आपका l बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? ml बाई क्या, m प्लस n। यहाँ पे कैपिटल M क्या होगा, या प्लेटफॉर्म बोट जो भी है उसका मास होगा। स्मॉल m क्या है, जो उस पर स्लाइड कर रहा है। एंड व्हाट इज l, जितना वो आगे गया है वो आपका l हो जाएगा। तो l कितना है यहाँ पे, r sin थीटा। तो सीधे आप डायरेक्टली आंसर बोलोगे mr sin थीटा अपॉन क्या, m प्लस n। ठीक है, मुझे लगता है अगले दो क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर दो मुझे सीधे, मतलब क्वेश्चन देखो डायरेक्टली बताइए क्या बैठेगा इसका आंसर। तो इसमें यार क्या लगाएंगे ब्रो, इसमें लिखेंगे m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू कितनी आएगी, mr sin थीटा बाई m प्लस n, ये इसकी वैल्यू आएगी x। ठीक है, तो चार भी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यार क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपने मुझे बताया है उसके बेसिस पे मुझे समझ में आया है, ये एक प्लैंक है ना, और यहाँ पे एक मैन है, और यहाँ पे एक वुमेन। ठीक है, दोनों कॉर्नर में खड़े हैं। कॉर्नर में कहाँ पे हैं? बीच में दोनों। सर दोनों एक्सट्रीम है, फिर बीच में है। अच्छा, पहले एक्सट्रीम पे है। ठीक है, इसका मास कितना है, m2 मैन का? मैन इधर है, M1। अच्छा चलो ये मैन है, कैसे डिफरेंशिएट करें। चलो मैन का हो गया M1 गगन ने बोला M2। कभी तो आप इधर का पूछते, कभी इधर का। अच्छा इसका कितना है? पता ही नहीं लगता, मैं देख के मैन वुमेन को। M2 सर, M2 तो वुमेन के बाल बना दो सर। लड़कों के तो बाल होते ही ना। ठीक है, ये M2 का M1 हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसके बाद बोलो। इसके बाद ये है कि मुझे प्लान किया हुआ प्लेटफॉर्म पे है और ट्रैवल कर रहा है। पहले वो x0 पे था, s चल के अब वो s डिस्टेंस चल के आगे आ गया। प्लैंक अपने आप चल के आ गया, हाँ ऐसा लिखा हुआ है। यस सर दोनों ऐसे आए हैं। सर दोनों आ रहे हैं बीच में। दोनों बीच में आ दोनों गए। मैन वुमन एक साथ आ रहे हैं और प्लान जुड़ जा रहा है। चलो मैं भी समझा तो लॉक सर कैसे वुमेन दिखता का है। वेट ज्यादा होगा। सर ये बात गलत है, ऐसे लड़के सारे गंदे थोड़ी है ना होते हैं। सर? मैं कमेंट कर नहीं कर सकता यार, मैं खुद ही बहुत भारी हूँ। ठीक है, आगे जा रहा है। चलो चलो देखते हैं। सर फिगर शोज द सिस्टम इज एट रेस्ट इनिशियली विद x इज इक्वल टू 0। x क्या है यहाँ पे? अच्छा, तो भाई ये बंदा, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, तो ये किसका बात है? अरे देखो एक सेकंड, ये M1 है, M1 M2 क्या है? ये x एक्सिस है। देखो सारे बच्चे देखते रहिए, ये क्या है, y एक्सिस है ना, और प्लेटफॉर्म कितना आगे होता है, ये सारे बच्चे ये s डिस्टेंस आगे भाई, ध्यान से देखते रहना। और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है,
ये डिस्टेंस L है, ठीक है। Figure shows the system is at initially at rest है ना, with x is equal to 0. A man and a woman both are initially at the extreme of the platform. The man and the woman start to move towards each, अच्छा एक दूसरी तरफ आ रहे हैं. Obtain an expression for the displacement of the platform when the two meet in terms of, अच्छा, when two meets in terms of displacement x1 of the man related to the platform. आपको समझ में आया था क्या है? ये मैन जो है यहाँ से x1 चल के आया, सारे बच्चे देखिए कितना चल के आया x1, और ये बंदी कितना चल के आएगी, चल के आएगी सॉरी L माइनस x1, ठीक है। ये दोनों यहाँ मिल गए, ठीक है, ये x1 चल के आया और ये L माइनस x1, तो प्लेटफॉर्म क्या होगा, ये आगे पीछे जाएगा प्लेटफॉर्म को चलना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना पड़ेगा ना, सेंटर मास को वहीं रखने के लिए प्लेटफॉर्म को आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो अब आपसे पूछ रहा है बेसिकली प्लेटफॉर्म कितना आगे पीछे जाएगा, यही क्वेश्चन है। सर इसमें बस प्लेटफॉर्म के यार इसका कोई मतलब ही नहीं है, आंसर में ऐसा नहीं दे रखा है। अच्छा आंसर में घप्पेबाजी कर रखी है, आंसर दे नहीं रखा है इन्होंने है ना, या कुछ क्वेश्चन नहीं है ना। ये बंदा x1 चल के आया, ये L माइनस x1 चल के आया, दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म कितना आगे पीछे जाएगा। पहले प्लेटफॉर्म कितने पे था, है ना। अब आंसर तो दिया नहीं इसने और तो कुछ ढंग से लिखा भी नहीं है, तो काम करते हैं, इसको चलाते हैं x1, इसको चलाते हैं L माइनस x1। सर इनिशियली तो प्लेटफॉर्म x इक्वल्स टू 0 पे था, बाद में वो s चल के आया ना, वो इस बाद में चला है। इनिशियली तो x 0 पे दे रखा है, इनिशियली s को 0 पे रखा है, यस, फिर बाद में चला। ठीक, प्लेटफॉर्म बिल्कुल यहाँ पे था ना, यस, फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, फिर वो ऐसा आगे चला प्लेटफॉर्म। ठीक है। हाँ तूने आंसर दे रखा हो कुछ थोड़ा सा इसने क्लियर नहीं किया, कितना आगे गया प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस मूव बाय प्लेटफॉर्म कितनी डिस्टेंस हो गई, एज डिस्टेंस एल फॉर दैट, ठीक है। अच्छा इसके बारे में क्या कहते हो, ये कितना चल के गया बताओ, ये बंदी कितना चल के गई, L माइनस x1 प्लस x हाँ। माइनस भाई सारे बच्चे बताएं कितना चल के गई है, L माइनस x1 प्लस x माइनस नहीं यार, L माइनस x1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसमें L x माइनस s भी तो होगा ना, सर माइनस s भी तो होगा, x माइनस s भी तो हो जाएगा। अरे ये बंदी प्लेटफॉर्म पे कितना चल के गई है, L माइनस x1 क्लियर है, प्लेटफॉर्म कितना आगे चला गया, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं, तो ये बंदी टोटल कितना चल के गई, L माइनस x1 प्लस s। सर इसमें ये कैसे कंफर्म होगी प्लेटफॉर्म आगे है? अब वो फिगर में बना हुआ है, मैं बता रहा है ना, इसका ढंग से क्लियर क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, अभी मान लेते हैं ऐसा आगे चला गया, ऐसे डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये कितना चल के गई है, L माइनस x1, आते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं, नीट में क्वेश्चन गलत होते हैं, IIT में गलत होते हैं, कोई दिक्कत फिर नहीं, उसके इसमें होता है बोनस मिल जाता है अगर आपने किया है तो, नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, सबको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। जिन बच्चों ने उसको ट्राई किया होता है, आंसर गलत है सही है जो भी है, आपको 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे। मतलब उसके लिए पता होना चाहिए ना कि आपका क्वेश्चन गलत है। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं, डिस्टेंस मूव बाय मैन, x1 माइनस यार मैन कितना चल के आया, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करें, x1 चल के आया और प्लेटफॉर्म कितना देर चला गया, s x1 माइनस तो मैन x1 इधर आया और प्लेटफॉर्म s डिस्टेंस आगे चला गया, तो ये बंदा कितना पीछे है मुझे बताएगा कोई, माइनस x1 प्लस माइनस x ये पीछे आ गए x1 माइनस x इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट अब एक माइनस लगाना पड़ेगा, देख लो यार, भाई बंदा कितना चल गया, x1 चल गया यार, x1 प्लेटफॉर्म कितना आगे गया,
तो बंदा इधर कितना चल के है x1 माइनस एस, किधर इन द बैकवर्ड एक्शन, और बैकवर्ड एक्शन के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा। ये हो गया। आंसर तो दिया नहीं है, आपको करना क्या है, आपको वही करना है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज 0 कर दो और आपका s की वैल्यू बचेगी। देखिए m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। हाँ पीछे सॉल्यूशन चेक कर लो, देखो क्या क्या इन्होंने आंसर तो यहाँ दे नहीं रखा है। प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, उसकी लेंथ तो x माइनस s होनी चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने l दे रखी है, इन्होंने l दे रखी है। और इसमें जो प्लैंक है ये मास ठीक है पे डन। वो ये प्लैंक का मास तो लिखा है m0, नहीं मैं लिख दूंगा। हाँ प्लैंक का मास m0। हाँ वो सारी बात पुट कर दो। तो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 0 सब पुट आगे 0 पुट करोगे, देखो क्या आंसर बन रहा है। आंसर दे लिखा है तो पीछे से सॉल्यूशन देख लेना एक बार। देखिए भैया, एक्सप्लोजन एंड सेंटर ऑफ मास। किस चैप्टर का पार्ट है ये? यार बेसिकली अगर आपकी एकेडमिक बुक पे देखा जाए है ना, ये रोटेशन का पार्ट होता है। सेंटर ऑफ मास के एग्जैक्टली बाद रोटेशन शुरू होता है। हाँ नहीं यार ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए भाई सारे बच्चे प्लीज बात नहीं देखिए, कोई बॉडी है रेस्ट पे, ठीक है, और ये सपोज करिए इसके कई फ्रैगमेंट्स हो गए, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, और ये कहाँ पे रखी हुई बॉडी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं आते कोई, समझे? एक्सटर्नल फोर्स कितना है, कोई फोर्स नहीं, ग्रेविटी वेविटी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये एक ऐसे जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे कोई भी इसके ऊपर फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटी ना नॉर्मल एक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये एक्सप्लोड करेगा। इसके एक्सप्लोड करने में क्या होगा यार, एक फ्रैगमेंट इधर चला गया है ना, एक फ्रैगमेंट इधर चला गया, एक फ्रैगमेंट इधर, एक फ्रैगमेंट इधर, इससे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे, सब उड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रैगमेंट्स उड़ेंगे इधर उधर, इनको कौन उड़ाएगा? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है यार, वो अंदर हीट डेवलप होती है, आपको पता है ना, हीट से क्या डेवलप होता है, प्रेशर, और गैसेस होती हैं, इन गैसेस का हाई प्रेशर डेवलप होता है, और हाई प्रेशर से क्या होता है, सारे फ्रैगमेंट्स आपके अलग अलग उड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्रैगमेंट्स के बीच में आपस में फोर्स आएगा वो इंटरनल होगा एक्सटर्नल होगा, क्या इंटरनल होगा। तो ये बताओ, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे इन सबका सेंटर ऑफ मास निकालूं तो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ओरिजिनल बॉडी थी, समझा। अगर मैं इस फ्रैगमेंट का, इस फ्रैगमेंट का, इसका 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 सबका सेंटर ऑफ मास निकालूं तो कहाँ पे आएगा, समझ में आएगा। एक्सप्लोजन होने के बाद और एक्सप्लोजन होने से पहले, एक्सप्लोजन होने से पहले जहां पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास था, एक्सप्लोजन होने के बाद भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, अगर वहां पे कोई बाहर से कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं है। पॉइंट से क्लियर है, ये तो नोट कर लो इस पॉइंट को आगे। इन एक्सप्लोजन, ये तो वही पॉइंट हो गया बेसिकली, है ना, कि इन एक्सप्लोजन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एंड इनिशियली बॉम्ब इज एट क्या, रेस्ट, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, वहीं रहेगा। सही है, जस्ट आफ्टर वाला कैसे? हाँ ठीक है, शॉर्ट में लिखो, इन एक्सप्लोजन, है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will not change if external force is 0, है ना। इन सारे फ्रैगमेंट्स का अगर सेंटर ऑफ मास निकाला जाए वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ओरिजिनल बॉडी थी वहीं पे आएगा, समझ गए ना। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं आता, कुछ नहीं, ग्रेविटी क्लियर। अब इसका सेकंड केस क्या बनता है, देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको सेकंड केस इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए तो देखिए भाई, कोई एक ऐसे फ्रैगमेंट, ये कोई बॉम्ब है और ये बॉम्ब ऐसे इस पाथ पे उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ है,
एक्सप्लोजन से पहले अगर इसमें एक्सप्लोड नहीं होता तो ये इसका एक्चुअल पाथ था, ठीक है। फिर क्या होगा, अचानक से फट गया, यहाँ पे फटेगा तो क्या होगा, या इसके फ्रैगमेंट सारे हो जाएंगे, ऐसे 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 सारे फ्रैगमेंट उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सारे फ्रैगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास चेक करोगे तो अभी भी ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रहा होगा। क्यों फॉलो कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से कॉन्स्टेंट होता है। जब आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, आप पूरी बॉडी को किस तरह प्लेस कर देते हो, पॉइंट मास से। समझे क्या बोला मैंने, एक्सप्लोजन से पहले जो उसकी ट्रेजेक्ट्री थी, किसकी, जो भी प्रोजेक्टाइल था, और एक्सप्लोजन के बाद जो उसका सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा, किसका, सारे फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री, और विदाउट एक्सप्लोजन जो ट्रेजेक्ट्री थी वो ट्रेजेक्ट्री क्या होंगी आपकी, सेम होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इफ ए प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स, प्रोजेक्टाइल मतलब ऑलरेडी इन मोशन है ना, कोई चीज मोशन में है। इफ ए प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इन एयर, प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इन एयर, center of mass of fragments, center of mass of fragments continues to move along original trajectory or same trajectory, continues to move along ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री। ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री क्या मतलब है, ट्रेजेक्ट्री विदाउट एक्सप्लोजन, ब्रैकेट में लिख लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। ओरिजिनल ट्रेजेक्ट्री का मेरा मतलब है कि ट्रेजेक्ट्री और पाथ विदाउट क्या, एक्सप्लोजन। मेरी बात समझ आ गई। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल हवा में उड़ता हुआ जा रहा है ना, और वो एक्सप्लोड कर गया तो फ्रैगमेंट्स का सेंटर मास अभी भी किस पे चल रहा होगा, उसी बिल्कुल प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रहा होगा। क्लियर, सभी का सर, सारे फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो, ये सारे उड़ गए ना, लेकिन इससे पहले जो सेंटर ऑफ मास होगा वो, ये कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कहीं भी उड़ जाए, लेकिन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा होगा भाई। अगर आप किसी इंस्टेंट में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसी पाथ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जेई में यार 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और नीट में भी क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है, देखो क्या है। और आप सारे बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं अपने आप, ठीक है। यार मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया ऐसा, ठीक है। और क्या हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट पे ये 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। क्वेश्चन समझ आता, ठीक है। 1 लाइन में आंसर आएगा, सिर्फ सिंगल लाइन, समझे, दूसरी लाइन नहीं लगेगी। कितने पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। इसको गिरना कहाँ था बताओ, इसको यार यहाँ पे गिरना था, पता है कहाँ पे गिरना था, इसको आर पे गिरना था विदाउट एक्सप्लोजन। अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो आर डिस्टेंस नहीं गिरता। फिर क्या हुआ, रास्ते में जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, एक्सप्लोड हो गया। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हो गया। एक एम मास हो गया और एक एम, या एम बाई टू कर लो, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। और एक पार्ट यहीं पे गिर गया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट कहाँ गिरेगा बताओ आप, इससे यहाँ गिरेगा या यहाँ गिरेगा, इससे आगे गिरेगा, यहाँ नहीं गिर सकता, बताओ भाई क्यों। सेंटर मास को कहाँ रहना है, इसको यही रहना है। तो अगर एक पार्टिकल इससे पीछे तो दूसरा कहाँ गिरेगा, यार दूसरा पार्टिकल अभी यहाँ पे जाके गिरेगा, उतना ही डिस्टेंस, नहीं उतना ही नहीं, ये मैं निकालना है ना। अब आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, लिखिए। बताओ भाई आगे क्यों गिरेगा, तुमने बताया। सेंटर मास को तो यहीं रहना है ना, ओरिजिनल सेंटर मास कहाँ गिरेगा, 2 फ्रैगमेंट हो गए, इन दोनों फ्रैगमेंट का जो सेंटर मास होगा वो कहाँ पे गिरेगा, वो यहाँ गिरेगा। तो यार अगर एक पार्टिकल इस पॉइंट से पीछे है तो दूसरे को इससे क्या होना पड़ेगा, तभी तो सेंटर मास आएगा। अब तुम इसको यहाँ गिरा दोगे तो क्या होगा बताओ, उसके बीच में आ जाएगा। लेकिन सेंटर मास को कहाँ गिरना है, यहाँ पे गिरना है। एक पार्टिकल तो पहले गिर गया तो दूसरा कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा। क्लियर। अब आप क्वेश्चन लिखिए। पार्टिकल एक्सप्लोड्स, प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स
at the highest point, क्वेश्चन लिखिए, a particle explodes at the highest point in two equal parts. In two equal parts. ठीक है, one part falls vertically, falls vertically downward, मतलब एक वहां पे क्या हुआ, रुका और सीधे नीचे गिर गया. समझ गया, एक्सप्लोजन के बाद में कुछ भी हो सकता है ना, एक फ्रैगमेंट वहीं पे एक्सप्लोड हुआ तुरंत नीचे गिर गया. तो फाइंड द पोजीशन where second part lands. Find the position where second part of projectile lands. और ये आपको रेंज दे रखी मैंने, ठीक है. ये कितना होगा भाई, इसको क्या मान लेता है, 0. ठीक है, वही सारे बच्चे ट्राई करें, मैंने बोला ना सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी वहीं से आंसर आ जाएगा. देखें कौन सही से इक्वेशन आके देता है. मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर बता दूंगा ना, कि अगर मैं ये जो पार्टिकल गिरा है यहाँ पे और जो पार्टिकल गिरा है यहाँ पे, जो मुझे पता नहीं कहाँ पे गिरा है, यही मुझे एक्स क्या करना है, इसमें तो पता करना है मुझे. अगर मैं इसका और इसका सेंटर मास निकालूंगा तो कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ आएगा, आर के टर्म में आएगा. तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया कि आपको क्या करना है. समझ गया ना, कि जो पार्टिकल यहाँ पे गिर गया है और जो पार्टिकल यहाँ पे गिरा है, अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड क्या निकालूं, सेंटर मास निकालूं, तो कहाँ पे आना चाहिए, यही तो आना चाहिए ना. अब इस बात को अगर आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में. देखो भाई, इसका मास कितना हो गया, m1 को मैंने लिख दिया m/2. ठीक है, जो फ्रैगमेंट यहाँ पे गिर गया इसका मास कितना है, m/2. इसकी पोजीशन कितनी होगी बताइए. अगर ये 0 है तो ये डिस्टेंस कितनी है यार, r/2 है ना. तो इसका x1 कितना हो जाएगा बोलो, हो जाएगा x1 की वैल्यू r/2. क्लियर सभी को. अगला फ्रैगमेंट कहाँ गिरा, पहले उसका मास बताओ अगले फ्रैगमेंट का. या अगले फ्रैगमेंट का मास कितना होगा भाई, और उसका x2 कितना है मुझे कौन बताएगा यार, r + x हो गया ना. अर्णव बात समझ आ रही है, हुजैफा क्लियर, गुरबानी क्लियर, अभिनव क्लियर, ईशान क्लियर है कि r हो गया और ये कितना आ गया x, तो डिस्टेंस कितनी हो गई r + x. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का सेंटर मास निकालूं, m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो यार. ओरिजिनल तो बात ये था ना कि वैल्यू कितनी आएगी, r आएगी. तो आप लिखिए m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू r. ठीक है, यहां से आप वैल्यू फाइंड करिए. आ गया आंसर, चल गया आंसर, आता तो पहले आ गया. ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, पूरा आसान है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पता है. तो ये मेन क्वेश्चन उसका क्लियर है. अगला आंसर तुम्हें बताना है, देखो समझ आ गया मत. चलो सॉल्व करो भाई सारे बच्चे जल्दी से. तो भाई ये फाइनली हमारा x r/2 आया था, और ये वाली डिस्टेंस कितनी r और प्लस क्या r/2. तो सेकंड पार्टिकल कहाँ पे लैंड करेगा, डिस्टेंस 3r/2. अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं आपको एक ही और करा रहा हूँ. अगला पार्ट लिखिए, पार्ट बी. ठीक है, देखिए आफ्टर एक्सप्लोजन एट द हाईएस्ट पॉइंट, one particle retrace मतलब अपने पाथ पे दोबारा आ गया. one particle retraces back its path. इस लाइन का मतलब समझ आया. यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ
अभी पहले तो ये गिर गया था, अब ये क्या होगा बताओ भाई, कहीं नहीं है, वो तो गैस का प्रेशर होता है कहीं भी ले सकते हैं। अब ये दोबारा यहाँ पे गिर गया, कहाँ पे, इट वन पार्टिकल रिट्रेसेस बैक इट्स पाथ, ये आज जहाँ से छोड़ा था वहीं आके गिर गया। आपको सीधा आंसर देना है, तो फाइंड पोजीशन वेयर सेकंड पार्टिकल लैंड्स। आ रहा है ना। अरे भाई सेंटर मास को तो यही रहना है। एक पार्टिकल यहाँ पे गिरा, कितना पीछे गिरा यहाँ से, आर, तो दूसरा कितना आगे गिरा, समझ गए, ठीक है। तो उसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो बाहर, आसान में आ गई यार। पूरे सिस्टम का सेंटर मास यहाँ गिरना था, एक पार्टिकल कहाँ गिर गया बताओ, इससे आर डिस्टेंस पीछे गिर गया, तो अगले को कहाँ गिरना पड़ेगा, आर डिस्टेंस आगे गिरना पड़ेगा, तभी तो सेंटर मास बीच में आएगा। क्लियर, इसको आप सीधा आंसर दे सकते हो। अब इसका पार्ट सी लिखिए। सी पार्ट में क्या है, लिखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट, projectile explodes in ratio of masses 1:2। समझे, दो पार्ट में टूट गया, एक पार्ट क्या है हल्का है, दूसरा पार्ट क्या है हैवी है, तो इक्वल मासेस थे, तो कितने पार्ट में टूटा 1:2 में, ठीक है। तो 1:2 का मतलब समझ गए आप, 1:2 का मतलब होता है, इसके हिस्से में कितना है यार, इसके हिस्से में आएगा 1/1+2, मतलब कितना हो गया m/3। इसके हिस्से में कितना आएगा, रेशियो निकालना सबको पता है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर किसी को नहीं पता हो, अगर कोई क्वांटिटी Q है और आप इसको Q को mn के रेशियो में डिवाइड करते हो, इसके हिस्से में कितना आता है यार, इसके हिस्से में आता है m/m+n/q, और इसके हिस्से में कितना आता है, इसके हिस्से में आता है, ठीक है, कैसे बात सही बताओ, ठीक है। क्या बोला मैंने कि दो पार्ट्स एक्सप्लोर करेगा, किसमें 1:2, एक मास कितना हो गया m/3 और दूसरा कितना हो गया 2m/3। क्लियर, फिर लिखिए इसमें लाइटर पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जो हल्का वाला पार्ट था वो कहां पे गिर गया, वो नीचे गिर गया बिल्कुल। क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्ट वेयर इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड। देखिए फाइंड पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑन द ग्राउंड वेयर इट लैंड्स। सामने आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, इसी का यूज होना है। हाँ, इसका मुझे आंसर नहीं पता, सारे बच्चे निकालो मुझे बताएं। चलिए ट्राई करिए। तो देखो भाई, बताओ यहाँ पे, अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है, शाम बोलो। m1 की वैल्यू है m/3, यहीं गिर गया। अगर यहाँ गिर गया तो इसका x1 कितना होगा, r/2, x1 होगा। अगला कहाँ पे गिरा है, अगले का मास कितना है 2m/3। मुझे नहीं पता कहाँ गिरा, तो मैं इसको x2 कह लेता हूँ, अननोन। x2 मैंने कहाँ से ले लिया, x2 मैंने यहाँ से पूरा ले लिया, मुझे नहीं पता कहाँ गिरा, उसको x2 मान लिया मैंने। समझ गया ना, x2 कहाँ से डिस्टेंस है, सिर्फ यहाँ 5/4। ठीक है। और जो मेरा m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो भाई इसकी वैल्यू आ आएगी। ठीक है, आप सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, मुझे लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है जो आप लोगों ने आंसर दिया है। x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 की वैल्यू आएगी 5/4। तो मैंने खाली 5 आ रहा है। क्या चक्कर नहीं, गलती हुई, नीचे m1 प्लस m2 नहीं किया वो तो यार वहां से r/4 है, वो दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसको r प्लस x लिख दिया है तो यू विल गेट क्या r/4। समझ आ गया कि कोई प्रोजेक्टाइल अगर भाग रहा है और हवा में एक्सप्लोड करेगा तो सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है,
इतना x इतना ही मान सकते चलिए इतना आपने पहले हाँ ये मान लो यार, तो मैं इसको क्या लिखता भाई, मैं x2 को पता क्या लिखता था, मैं x2 को लिखता था r प्लस x, r plus x और फिर मैं सॉल्व करता तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 1/4 हाँ 1/4 आ जाती r plus 1/4 तो पता है कहाँ से पूछ रहा है, कितना आगे पूछ रहा है, ओरिजिनल से पूछ रहा है, तो आंसर समझ गए ना आप? सर आ गया साइड का ठीक है भाई, बस सारे बस इधर देखें यार, ये बताओ अगर किसी बोर्ड पे है ना कोई बंदा, भाई प्लीज बात नहीं, कॉन्सेप्ट है हाँ ये मैं बता चुका हूँ, इसका भी यूज होना है, ये यू स्पीड से जंप कर गया, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, और कार्ड की स्पीड खुद कितनी है, v इन द फॉरवर्ड एक्शन, देखो कल आंसर नहीं देगा, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, u plus v यार u प्लस v को समझ में आ रहा है, बंदा कितनी स्पीड से जंप किया है, कार्ड कितने जा रहा है, अगर बंदा नहीं जंप करता तो 20 तो जा ही रहा था वो, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप 20 स्पीड तो जा ही रहे हैं, और आपने अपना एफर्ट और मार दिया कितना u, ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ मैन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, u प्लस v है ना। अच्छा ये बताओ अगर ये कार्ड पीछे आ रही होती फिर क्या होता, u minus v आप कितने जब के u से, और कार्ड कितने आ रही पीछे, तो स्पीड कितनी हो जाती है, ये तो बातें ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज आप स्टिल खड़े हो, अगर आप स्टिल खड़े हैं तो यू आर मूविंग इन बैकवर्ड एक्शन, कितनी स्पीड से, v minus v यार बीच में जा ही रहता है, तुम यू से जंप कर गए, अगर यू और वी बराबर हो जाए तो क्या होगा, तुमको तो लगेगा तुमने जंप कर लिया है, और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको क्या दिखेगा, वहीं के वहीं गिर गए तुम, है ना। चलो दो क्वेश्चन देखिए, करवा चुका मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस इस तरह के, तो इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कौन कौन से है भाई, करिए कौन कौन से है, 1.27 भेज दिया ग्रुप में 27 और 28। चलो भैया आराम से बच्चे सॉल्व करिए, है ना, वेलोसिटी का क्वेश्चन है सेंट उसका मोमेंटम का, और सबको बताना है कि मोमेंटम क्या रहता है, जब कोई बंदा बोर्ड पे जंप करेगा, है ना, बोर्ड पे जंप करेगा या बोर्ड से नीचे जंप करेगा, तो उन केसेस में क्या होता है, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्यों कंजर्व रहता है, जब आप बोर्ड पे जंप करोगे तो बोर्ड पे आप आगे फोर्स अप्लाई करोगे, बोर्ड आप पे क्या करेगी, और वो फोर्सेस कैसी होंगी, इंटरनल। आप किसी प्लैंक पे वॉक करना शुरू कर दें तो आप प्लैंक को क्या करोगे, आप पीछे धक्का मारोगे, प्लैंक क्या करेगा, आपको आगे धक्का मारेगा, वो जो उनके बीच में फोर्स आएगी कैसी होगी, इंटरनल। अगर सब कुछ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, और मोमेंटम भी आपका क्या रहेगा, सबको बताना है यार कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने के केस में पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है, अगर शुरू में जीरो तो बाद में भी, और अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे रहेगा, अगर पूरी बॉडी रेस्ट में, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, जीरो है तो। और इंटरनल फोर्सेस क्या करते हैं कि भाई इंटरनल फोर्सेस अलग अलग फ्रैगमेंट्स के सेंटर ऑफ मास को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट्स के मोमेंटम को भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, लेकिन ओवरऑल का मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो भाई इन दो क्वेश्चन का आंसर दिए, लगता सारे बच्चा 0.28 हो गया, गुड, गुड देखो कैसे दोनों हो गए। हाँ, गगन बोलो 27 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, two identical buggies each of mass m moved one after due to inertia with some यार एक ये प्लेटफॉर्म है ना, बोगी जो भी है, और इसके आगे एक और है, buggies सर इसमें लिखा है क्वेश्चन में मैंने लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म मूव कर रहे हैं, दे रखा है वेलोसिटी करंट की, दोनों की स्पीड v0 है, पक्का ना, बस मैं गलत मत करना तुम लोग, जो भी आपने बोला और मैंने मान लिया, इसकी स्पीड v0 है और इसकी स्पीड कितनी है, v0। फिर एक मैन खड़ा है किस पे, आगे वाले पे, पीछे वाले पे, पीछे वाले पे, ईशान क्या करा, इस मैन ने क्या किया, बताओ भाई इसमें क्या किया, जंप कर गया किस पे, सेकंड बोगी पे जंप कर गया,
कुछ जंप किया होगा, स्पीड दी होगी, क्या देखो बताओ तो देख। भाई से कुछ जंप करने की स्पीड तो दे रखी होगी, कुछ नहीं दी हुई है। कुछ नहीं दे रखा। अच्छा चलो फिर ऑफ स्क्रीन दे रखा तो निकलवा क्या रहा है? अच्छा लगा मैं क्वेश्चन पूछता हूं। इसे शाम को करा देना 7:30। हाँ सर। हाँ बस चलो अच्छा टाइम ओवर करते हैं, ठीक है चलो इवनिंग डिस्कस करते हैं। भाई ये क्लास कंटिन्यू होगी, कोई एडिशनल क्लास नहीं है, घर पे बैठ के क्लास कर लेना, ताना बैठ जाना क्लास। चलो सर बस एक